हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन देखेंगे अपने हिंदी की क्लास। ठीक है, अपन ऐसे हिंदी की क्लास देखेंगे। और अपन ने जो वर्ण थे, वर्णों का विकास कैसे हुआ है, भाषा का विकास कैसे हुआ है, वर्ण कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर जो अपने होते हैं उच्चारण के स्थान, जो कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, अंत्य, स्थ वाले, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, वो सब अपन ने पिछले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन देखेंगे संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, और उनके साथ साथ संधि का निर्माण क्यों हुआ, संधि की पारिभाषिक जो अपनी परिभाषा होती है वो देखेंगे। और इसके उदाहरण भी आज अपन इसी क्लास में देखेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं फटाफट से कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि की बात करते हैं। तो संधि कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दो वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्ण कैसे हो सकते हैं? वर्णों में अपना आता है स्वर भी आते हैं, इस पे वर्णों में व्यंजन भी आता है, और वर्णों के अंदर ही विसर्ग भी आता है। यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन तीनों वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या तो स्वर का स्वर से मेल होगा, स्वर का व्यंजन से मेल होगा, या फिर स्वर का विसर्ग से मेल होगा। और संधि की और परिभाषाओं की बात करते हैं तो संधि का उपयोग करते हैं कि नए शब्द के निर्माण के लिए भी अपन संधि करते हैं। नए शब्दों के निर्माण के लिए, नए शब्दों के निर्माण के लिए भी अपन संधि करते हैं कि नए शब्द बनाने होंगे तो भी अपन संधि विच्छेद करेंगे। और संधि के शब्द से हमें अर्थ का पता भी लगता है। यानी कि संधि से शब्द के अर्थ का पता लगता है, शब्द के अर्थ का पता लगता है। कैसे लगता है वो अभी अपन देखते हैं। जैसे कि ये अपना एक शब्द हो गया नारायण। नारायण हो गया, नारायण विष्णु भगवान हो गए, उनको नारायण बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नार प्लस अयन। अब अयन का मतलब होता है आंखें। अयन का मतलब क्या होता है? आंखें। इनका तो हो गया आंखें, ठीक है। लेकिन नार, नार का मतलब होता है पानी भी और स्त्री भी। अब जिस वाक्य में हम नारायण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस वाक्य के भाव को देखते हुए अपन नारायण यानी पानी को देखती हुई आंखें, या स्त्री को यानी जो अपनी देवी लक्ष्मी है उनको देखती हुई आंखें कहलाती है। नार प्लस अयन यानी नारायण। यानी इन शब्दों के अर्थ का पता लग रहा है, अपने को नए शब्द बनाने होंगे तो भी, जैसे नार प्लस अयन दो शब्द हो गए, इनसे अपन ने नारायण नया शब्द बनाया तो ये वाली परिभाषा फिट हो गई। फिर संधि से शब्द के अर्थ का पता लगा रहे हैं अपन कि इस नारायण शब्द का अर्थ क्या है, तो वो भी अपन ने संधि के विच्छेद से अपन ने पता लगा लिया। और वर्णों के मेल को भी संधि कहते हैं। वर्ण कितने हो गए? तीन हो गए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और विसर्ग हो गया। अब बात करते हैं, एक सीधी सी परिभाषा लिखते हैं सिंपल सी, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिभाषा लिखते हैं, वो तो समझाने के लिए था। परिभाषा लिखते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाला, वर्णों के मेल से होने वाला विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ये हो गई अपनी एक संधि की सिंपल सी परिभाषा। अगर दो लाइनों की परिभाषा की बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं कि संधि के केवल 4 स्थान होते हैं। यानी संधि के स्थानों की बात करते हैं कि संधि को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, या किस प्रकार से की हुई, यानी जो एक विधि होती है उस विधि से की हुई संधि ही मान्य होगी और दूसरी विधि से की हुई संधि मान्य नहीं होगी। वो एक देखने के बाद एक फॉर्मूला टाइप में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखें कि संधि के केवल 4 स्थान होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि संधि के केवल 4 स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी अपन देखते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखते हैं सार्थक प्लस सार्थक। क्या हो गया कि सार्थक प्लस
सार्थक। और ये हो गया अपना जैसे विद्या प्लस आल्य। अब सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब होता है कि वो शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक कहलाते हैं, यानी सार्थक से प्लस अर्थ, यानी अर्थ के साथ वाले जिन शब्दों में उन शब्दों का अर्थ निकलता है वो कहलाते हैं सार्थक। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है सार्थक प्लस सार्थक, यानी विद्या। विद्या का भी मतलब है कि विद्या लेना, ज्ञान लेना, और आल्य यानी घर। तो इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों सार्थक शब्द है, तो ये एक संधि का प्रकार हो गया। फिर अपन दूसरा की बात करते हैं। दूसरा कौन सा प्रकार आ जाएगा? दूसरा प्रकार आ जाएगा उपसर्ग प्लस सार्थक। उपसर्ग प्लस सार्थक। अब उपसर्ग की बात करते हैं, अति प्लस आचार। यहाँ पर अति उपसर्ग हो गया और आचार भी एक शब्द हो गया, यानी बिहेवियर। अपन वैसे बात करते हैं कि इसका आचार अच्छा नहीं है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो हो गया अति प्लस आचार, यानी उपसर्ग प्लस सार्थक, एक सार्थक प्लस सार्थक। और फिर अपन तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हो जाएगा उपसर्ग प्लस प्रत्यय। उपसर्ग प्लस प्रत्यय, ठीक है। तो ये हो जाएगा अति प्लस ईव। अति प्लस ईव, अति है उपसर्ग और ईव हो गया प्रत्यय। फिर अपन चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट हो जाएगा सार्थक प्लस प्रत्यय। ये हो जाएगा अपना श्रद्धा प्लस आलू। क्या बन जाएगा? श्रद्धा आलू, ठीक है। अब देखो 4 स्थान हो गए संधि के। संधि केवल इन्हीं शब्दों में भी, अगर कोई शब्द जिनका अर्थ नहीं निकल रहा है वो अपन संधि में यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनसे टूटकर संधि विच्छेद बनेगा। यानी शब्द होने चाहिए या तो सार्थक प्लस सार्थक होना चाहिए, या उपसर्ग प्लस सार्थक होना चाहिए, या उपसर्ग प्लस प्रत्यय होना चाहिए, या फिर सार्थक प्लस प्रत्यय होना चाहिए। अगर ये अपनी 4 कंडीशन ही फुलफिल हो रही है तो ही वो संधि विच्छेद एकदम सही माना जाएगा, या उस संधि विच्छेद से जो अपन संधि बना रहे हैं वो भी एकदम सही मानी जाएगी, इन चारों कंडीशन को फुलफिल होने के बाद। अब अपन बात करते हैं संधि का जो पहला प्रकार है, वो बात करते हैं स्वर संधि की। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। वो अपन पांचों अपन अभी देखते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे अपन यहाँ पर, अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्वरों का, स्वरों से मेल होने पर, स्वरों का, स्वरों से, स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी नाम से ही पता लग रहा है कि स्वर संधि, स्वर का स्वरों से मेल। अगर जो 2 शब्द होते हैं सार्थक प्लस सार्थक, उन दोनों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही जो दोनों स्वर होंगे तो ही स्वर संधि कहलाएगी। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इसकी भेदों की बात करते हैं तो भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर बात करते हैं वृद्धि संधि, फिर बात करते हैं अयादि संधि, और फिर बात करते हैं यण संधि। ये हो गए 5 भेद। 1 2 3 4 और 5, 5 भेद हो गए। अगर इनकी अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, यानी इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो दी, गु, व, ऐ, दिग्वय, ये अगर अपन याद कर लेते हैं कि दीर्घ संधि, दी से दीर्घ संधि, गु से गुण संधि, इससे वृद्धि, इससे अयादि और इससे यण संधि। इस शॉर्ट ट्रिक से अपन स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में आसानी से याद रख सकते हैं, और ये अपने को अच्छे से याद रखना है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि की बात करते हैं, यहाँ पे पहला डालते हैं अपन, ये हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा? देखो दीर्घ संधि में होता है जो बड़े अक्षर होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ,
ये तीनों अपने को याद रखने हैं। जहां पर भी आपको ये वर्ण अगर मिलते हुए दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर दीर्घ संधि होगी। किस प्रकार देखना है, सबसे पहले लिखते हैं अपन आ के बारे में, यानी आ किस प्रकार से बनेगा, ए प्लस ए, यानी दो स्वर हो गया, दो स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है यानी आ। फिर बात करते हैं आ प्लस ए, तो भी क्या ही बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा यानी आ। फिर बात करते हैं अपन तीसरे के बारे में, ए प्लस आ, तो भी अपना दीर्घ स्वर ही बनेगा आ। स्वर संधि है इसलिए अपने को जो उत्तर भी आएगा संधि के बाद वो भी स्वर में ही परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसका भी आ है और इसका भी है तो भी अपना दीर्घ स्वर ही बनेगा यानी आ ही बनेगा। फिर बात करते हैं ई के बारे में। ई के बारे में क्या बात करेंगे कि छोटी ई प्लस में छोटी तो भी अपने को बड़ी ई ही मिलेगी, यानी दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी ई ही आएगी। फिर बात करते हैं बड़ी ई प्लस में छोटी ई तो भी ये बड़ी ई ही बनेगी। फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई तो भी अपने को दीर्घ यानी ई ईख वाली ही आएगी। फिर यहाँ पर बड़ा प्लस बड़ा और यहाँ पर भी बड़ा ही आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ऊ की। देखो तीन वर्णों से ही दीर्घ संधि का पता लगेगा, आ ई और ऊ, यानी जहाँ पर आ जाए, बड़ी ईख आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो वहां पर अपने को समझ जाना है कि दीर्घ संधि हो रही है। ऊ की भी बात करते हैं तो ऊ प्लस ऊ ये भी दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाएगा। फिर ऊ प्लस ऊ ये भी अपना दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऊ प्लस ऊ की, तो ये भी दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाएगा। फिर बड़ा ऊ और फिर बड़ा ऊ तो ये भी अपना दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये चार चीजें यानी ये तीन बातें अपने को याद रखनी है। ये आपको उस जो शब्द है जिसका संधि विच्छेद करना है वहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ नजर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर दीर्घ संधि ही हो रही है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, इस वाले का, आ वाले का। इसका एग्जाम्पल लिखें तो विद्या प्लस आलय। अब देखो यहाँ पर विद्या आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ा आ बन जाएगा तो ये हो जाएगा विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। ठीक है, फिर ई की बात करते हैं, ये हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। क्या बात करें इसका, कवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पर छोटी ई है, ठीक है, ये छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी यानी कविंद्र। फिर ऊ की बात करते हैं, ये हो जाएगा वधु प्लस उल्लास। वधु प्लस उल्लास ये हो गया बड़ा ऊ और यहाँ पर हो गया छोटा ऊ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अपना हो जाएगा वधु उल्लास। ठीक है, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी अपन इसी प्रकार करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कुश प्लस आसन। फिर इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं रत्न प्लस आकर। फिर लिखते हैं अपन धर्म प्लस आत्मा। धर्म प्लस आत्मा। फिर उसके बाद लिखते हैं परम प्लस आनंद। परम प्लस आनंद। फिर इसके बाद लिखते हैं परम प्लस आवश्यक। परम प्लस आवश्यक। फिर और लिखते हैं अपन, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखें महा प्लस आशय। महा प्लस आशय। फिर लिखते हैं द्रोण प्लस आचार्य। द्रोण प्लस आचार्य। फिर लिखते हैं धर्म प्लस अधर्म। फिर लिखते हैं अपन वार्ता प्लस आलाप। इसके बाद लिखते हैं मुनि प्लस इंद्र। मुनि प्लस इंद्र। और फिर लिखते हैं अपन अति प्लस ई। अब देखो इसका अपन संधि विच्छेद तो है, अब इसको अपन संधि बनानी है। दैत्य प्लस अरि यानी ए प्लस ए, आ बन गया तो ये अपना हो जाएगा संधि विच्छेद। बात करते तो दैत्यारि। ठीक है, फिर बात करते हैं कुशासन। कुश प्लस आसन यानी यहाँ पर भी ए है, इसका अगर अपन टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा से प्लस ए यानी ए प्लस आ, क्या बनेगा, कुशासन। क्या बन गया, ये कुशासन। फिर रत्न प्लस आकर यानी ए प्लस ए यानी आ,
तो ये बन जाएगा अपना रत्नाकर। फिर बात करते हैं धर्म प्लस आत्मा यानी ए प्लस ए, यानी ये बन गया अपना धर्मात्मा। फिर बात करते हैं परम प्लस आनंद, तो ये बन जाएगा परमानंद। फिर बात करते हैं परम प्लस आवश्यक, तो ये हो जाएगा अपना परमावश्यक, परमा आवश्यक। फिर बात करते हैं महा प्लस आशय, क्या बनेगा महाशय, आ प्लस ए आई बनेगा। द्रोण प्लस आचार्य, तो ये बनेगा द्रोणाचार्य। फिर करें धर्म प्लस अधर्म, यानी ये हो जाएगा धर्मा धर्म। किस प्रकार हो गया धर्म, यानी ए आ गया और यहाँ पर भी ए आ गया, तो ये ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया आ, तो धर्म अधर्म। फिर बात करते हैं वार्ता प्लस आलाप, तो ये क्या बनेगा वार्तालाप। फिर बात करते हैं मुनि प्लस इंद्र, ये बनेगा मुनिंद्र। और अति प्लस ईव, ये क्या बन गया अतीव। तो ये हो गए अपने कुछ एग्जाम्पल दीर्घ संधि के जो आपको याद रखने हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल भी करते हैं दीर्घ संधि के, फिर वो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। फिर देखते हैं वारी प्लस ईस, थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। वारी प्लस ईस। फिर बात करते हैं लक्ष्मी प्लस ईस, श्री प्लस ईस, लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मी प्लस ईस। फिर अगला एग्जाम्पल लिखते हैं अपन श्री प्लस ईस, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं यहाँ पर नदीश्वर, नदीश्वर के बाद लिखते हैं अपन रजनीश, रजनीश के बाद लिखते हैं फणीश्वर, फणीश्वर के बाद लिखते हैं अपन रविंद्र, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन ने हो गया है गलत, इसको मिटा देते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पर अपन लक्ष्मी इच्छा। फिर यहाँ पर लिखते हैं विदुदय, विदुदय के बाद लिखते हैं धातु उष्मा, धातुष्मा के बाद लिखते हैं साधुपदेश, साधु देश के बाद लिखते हैं सिंधु सिंदूरमी, और सिंदूरमी के बाद अपन अगला लिखेंगे भानुदय, भानुदय के बाद लिखेंगे वधूत्सव, ठीक है। अब इनका अपने को संधि विच्छेद करना है, अपन दीर्घ में कर रहे थे। तो वारी प्लस ईस, ई प्लस ई क्या बनेगा बड़ा ई, यानी ये बन जाएगा वारिस, ठीक है। लक्ष्मी प्लस ईस क्या बन जाएगा लक्ष्मीस, ठीक है। फिर श्री प्लस ईस क्या बनेगा श्रीस। और नदीश्वर की बात करते हैं तो नदीश्वर हो जाएगा नदी प्लस ईश्वर, क्योंकि ईश्वर इस प्रकार से सही लिखा जाता है और नदी इस प्रकार से, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिला के क्या बनेगा बड़ी ई। फिर बात करते हैं रजनीश की, तो ये हो जाएगा रजनी प्लस ईश रजनीश। फिर फणीश्वर की बात करते हैं तो फणी प्लस ईश्वर। फिर बात करते हैं लक्ष्मी इच्छा की, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी प्लस इच्छा। फिर बात करते हैं विदुदय, ये क्या हो जाएगा विधु प्लस उदय। फिर बात करते हैं धातु उष्मा की, तो धातु इस प्रकार से लिखी जाती है धातु प्लस उष्मा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ। दीर्घ संधि में अपन ने यही देखा था कि आ जाए बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो अपन समझेंगे कि वहां पर दीर्घ संधि है। साधु की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साधु इस प्रकार लिखा जाएगा और उपदेश। फिर बात करते हैं सिंधु की, तो ये हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी, ठीक है सिंधु प्लस उर्मी। भानुदय का हो जाएगा भानु प्लस उदय, और वधूत्सव का हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। तो ये हो गई दीर्घ संधि, अपन ने कंप्लीट कर ली है, पढ़ ली है एकदम अच्छे से कि जहाँ पर भी आ जाए बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, इस प्रकार से संधि विच्छेद करना है। ये हमेशा मिलेगा ही बड़ा तो अपने को, और प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम और भी अच्छे से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। इसको एक बार देख लेना, बार बार रिवाइज करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें।
अब बात करते हैं अपन अगला प्रकार की, वो है अपनी गुण संधि। अब बात करते हैं यहाँ पर गुण संधि की। यह स्वर संधि का दूसरा भेद है। इसकी बात करते हैं तो गुण संधि में क्या होता है कि जहाँ पर ऋषि की वाली मात्रा आ जाए, औरत ओखली वाली मात्रा आ जाए और एनक वाली मात्रा आ जाए, वहाँ पर आपको लगना है कि वहाँ पर गुण संधि है। किस प्रकार? जैसे जो ऋषि वाली मात्रा आ जाए, ये ऋषि वाली होती है। फिर ये अपने जो औरत वाली मात्रा होती है, औरत नहीं सॉरी ओखली वाली मात्रा आ जाए, और फिर यहाँ पर एनक वाली मात्रा आ जाए, यानी ये वाली मात्रा, ए फॉर एनक। ये तीन मात्राएं अगर जिस शब्द में आपको दिख जाए, कौन कौन सी? एक तो ये वाली मात्रा, फिर ये वाली मात्रा और एनक वाली मात्रा। अगर ये वाली मात्राएं अगर किसी आपको शब्द में दिख जाए तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वहाँ पर गुण संधि हुई है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि इसको याद कैसे करें या इसको समझें कैसे, तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा कि अर एक ओ भी गुण छः, यानी अर से यहाँ पर क्या बन गया? ऋषि वाला बन गया, ए प्लस री क्या बनेगा? अर। यानी जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से संधि विच्छेद मिल जाए और आ प्लस री, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? अर। ठीक है, फिर एक की बात करते हैं इस वाले की, ये अपना हो जाएगा आ प्लस ई, क्या बनेगा? ए। फिर बात करते हैं आ प्लस ई, तो भी ए ही बनेगा, और ये यहाँ पर ए है, आ नहीं है, ए है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई, तो भी ए ही बनेगा, और ए प्लस बड़ी ई, तो भी यहाँ पर ए ही बनेगा। फिर बात करते हैं ओ की। ओ को किस प्रकार लिखेंगे? तो ये बनेगा ए प्लस उ, क्या बनेगा? ओ। फिर आ प्लस उ, क्या बनेगा? ओ। ठीक है, फिर बड़े उ की बात करते हैं, ए प्लस बड़ा उ, तो भी ओ ही बनेगा, और फिर आ प्लस बड़ा उ, तो भी ओ ही बनेगा। यानी जहाँ पर भी देखो ए प्लस ई को एक साथ बोल के देखो, ए ई, ए की आवाज़ आ रही है, और ए प्लस उ को बोल के देखो एक साथ, तो ओ की आवाज़ आ रही है, नहीं ए उ, देखो एक साथ बोल के देखो ए उ, ओ की आवाज़ आ रही है। तो जहाँ पर भी आपको अर, ए और ओ दिख जाए, यानी ये वाली मात्राएं दिख जाए, ये ऋषि वाली, ओ वाली और ए वाली, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि गुण संधि है। और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है कि अरे एक ओ भी गुण छः। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई फलाने के लड़के में तो इस प्रकार का गुण है, तो बोलते हैं ना कि अरे उसमें तो वो गुण है, यानी अरे एक ओ भी तो गुण छः, और तू निकम्मा घर पे बैठा है और वो लड़का जॉब लग गया, तो अरे एक ओ भी गुण छः, यानी अरे एक और ओ। ए प्लस ई ए बन गया, आ प्लस ई भी ए ही बनेगा, आ प्लस ई भी ए ही बनेगा, और ए प्लस ई भी ए ही बनेगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी जिस शब्द में भी अगर आपको ये तीन मात्राएं नजर आ जाए, ऋषि वाली, ओखली वाली और ये ए वाली, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर गुण संधि है। किस प्रकार है अभी अपने एग्जाम्पल में देख लेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी होती है। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा हो जाएगा उपेंद्र। फिर बात करते हैं सर्वेश्वर। सर्वेश्वर के बाद बात करते हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र के बाद है अपना भारतेंदु। भारतेंदु के बाद करते हैं यथेष्ट। यथेष्ट के बाद बात करते हैं राकेश। राकेश के बाद लिखें तो महेश। महेश के बाद बात करते हैं अपन महेंद्र। किस प्रकार होगा वो भी अपन देखेंगे। फिर बात करते हैं गुड़ाकेश। आप लोग भी करके देखिए आपसे कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। गुड़ाकेश के बाद नीलोत्पल। नीलोत्पल के बाद बात करते हैं तो सहोदर, और सहोदर के बाद बात करें तो जन्मोत्सव। पहले इनको देखते हैं फिर आगे भी और देखेंगे। अब देखो इस ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु का अगर संधि विच्छेद करते हैं अपन तो ये हो जाएगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब यहाँ पर ए प्लस री क्या बन गया? अर।
अरी बना है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा ग्रीष्म ऋतु। जहाँ पर ये वाली मात्रा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि गुण संधि है। उपेंद्र की बात करते हैं, उपेंद्र का हो जाएगा उप प्लस इंद्र, यानी ए प्लस ई, कौन सी मात्रा आ गई, ए वाली मात्रा आ गई ना, ये वाली, यानी ये वाला बन गया उप प्लस इंद्र उपेंद्र। सर्वेश्वर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना सर्व प्लस ईश्वर, क्या बन गया यहाँ पर सर्व प्लस ईश्वर। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ए प्लस ई, और यहाँ पर ए की मात्रा आ गई तो ये बन गया ए, यानी सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर। सुरेंद्र की बात करते हैं तो सुर प्लस इंद्र। भारतेंदु की बात करते हैं तो भारत प्लस इंदु, यानी जहां पर भी ये वाली मात्रा आ जाए और ये री वाली मात्रा आ जाए, ये वाली मात्रा आ जाए, आपको समझ जाना है कि वहां पर गुण संधि है। यथा प्लस ईस्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा यथा प्लस ईस्ट। राकेश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा राका प्लस ईश। राका मतलब रात और ईश मतलब ईश्वर। रात का ईश्वर कौन होता है, चंद्रमा, तो ये अपना हो जाएगा राकेश। महेश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा महा प्लस ईश। महेंद्र की बात करें तो ये हो जाएगा महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र। फिर बात करते हैं गुड़ाकेश की तो ये हो जाएगा गुड़ाका प्लस ईश, आ प्लस ई बन के क्या बन गया ए। फिर बात करते हैं नीलोत्पल की तो ये हो जाएगा अपना नीला प्लस उत्पल, यानी ए प्लस उ बन के क्या बन गया ओ, क्या बन गया ये आ प्लस उ, क्या बन गया ओ, तो यानी नीलोत्पल। सहोदर की बात करते हैं तो सह प्लस उदर। सहोदर यानी सह प्लस उदर, एक ही उदर से यानी एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ सहोदर यानी भाई। सहोदर का मतलब होता है भाई, यानी है यहाँ पर ए प्लस उ मिलकर क्या बन गया यहाँ पर ओ, यानी सहोदर। जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव यानी जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर सोधारण, क्या है सोधारण। सोधारण के बाद बात करते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा के बाद बात करते हैं गंगोदक। गंगोदक के बाद बात करते हैं यथोचित। यथोचित के बाद बात करते हैं उत्मरण, ठीक है। उत्मरण के बाद बात करते हैं अधमरण, और अधमरण के बाद बात करें तो ये हो जाएगा कण्व ऋषि, ठीक है। कण्व ऋषि के बाद बात करते हैं तो ये हो जाएगा राजऋषि, राजर्षि। राजर्षि के बाद क्या आएगा महरण, और महरण के बाद क्या आएगा वर्षा, वर्षातु, वर्षातु यानी वर्षा प्लस ऋतु यानी वर्षातु। अब इनका एग्जाम्पल के देखें तो ये हो जाएगा सह प्लस उदाहरण, सह प्लस उदाहरण। सौदाहरण नहीं, सह प्लस यानी ए प्लस उ, क्या बन गया ओ, तो यानी सौदाहरण। नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। ऊढ़ा का मतलब होता है वधु, और नव प्लस यानी नव, नव प्लस ऊढ़ा यानी नव वधु, यानी जिसको नई नई शादी होके अभी आई है। गंगा उदक का हो जाएगा गंगा प्लस उदक, यानी गंगा उदक, गंगा के पेट से निकला हुआ। यथोचित की बात करते हैं तो यथा प्लस उचित, क्या हो जाएगा यथा प्लस उचित। उत्मरण की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तम प्लस ऋण। अधमरण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अधम प्लस ऋण। कर्णव ऋषि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कर्णव प्लस ऋषि। राज ऋषि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा राजा प्लस ऋषि, यानी राजा का ऋषि। महरण की बात करते हैं तो महा प्लस ऋण, यानी आ प्लस री मिलकर अर बन गया। वर्षा क्या हो जाएगा वर्षा प्लस ऋतु, यानी वर्षतु। ये हो गया गुण संधि। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दीर्घ संधि और गुण संधि और जो अपन ने संधि की परिभाषा पढ़ी थी वो एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अगर कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो एक बार दोबारा देख लेना, एक अच्छे से समझ आ जाएगा। और
पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है @संकलन क्लासेस, यानी यहाँ पर एस बड़ा है और सी बड़ा है, बाकी सब स्मॉल है, कोई स्पेस नहीं है। आप टेलीग्राम पर इस प्रकार से सर्च करोगे तो इस प्रकार से अपने चैनल का नाम लिखा हुआ आएगा संकलन हिंदी में, ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है, अभी डाल दूंगा ये वाली भी, और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सी क्लास होती हैं, जैसे अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हो गई, जिसमें अपने एनसीईआरटी जो बुक होती है अपने उसका सॉल्यूशन कराते हैं, करंट अफेयर वाली सॉल्यूशन भी कराते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे अपने चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएंगी अपन, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है। और अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच।